तो हेलो मेरे यार द क्रिम्सन हार्ट वंडर के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो जियांग वांग था वह अपने डोमेट्री अपने रूम तक पहुंच चुका था, जहां पर पहुंचकर वह अपने दोस्तों के साथ बिताए हुए कुछ पलों को याद कर रहा था और उन्हें याद करके थोड़ा सा इमोशनल होकर अपने आंसुओं को बहा रहा होता है। उसके बाद फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि जो वांग है वह सपने देख रहा होता है और वह उस समय का सपना देख रहा होता है जब वह बहुत छोटा बच्चा होता है और वह किसी को देखकर कह रहा होता है क्या वह इमोर्टल है। और हम देखते हैं उस व्यक्ति को जिसे वांग ने इमोर्टल कहकर बुलाया होता है और वह व्यक्ति कहता है कि जो तुम्हारा हार्ट है वह काफी प्योर और अच्छा है, तुम्हारी जो नेचर है वह प्योर क्वालिटी की है। क्या तुम मेरे साथ आकर अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना चाहोगे? हम देखते हैं यहाँ पर वांग के साथ एक और उसका दोस्त होता है जो वांग को धकेलते हुए कहता है नहीं, मैं जाऊंगा तुम्हारे साथ और मुझे इमोर्टल बनना है, मुझे ले जाओ अपने साथ। बट हम देखते हैं यहाँ पर वांग कहता है कि अंकल इमोर्टल, क्या आप हम दोनों को लेकर नहीं जा सकते हैं? हम दोनों साथ में मिलकर कल्टीवेशन करेंगे, हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं। हम देखते हैं यह सुनकर वहां पर इमोर्टल कहता है कि नहीं, मैं केवल किसी एक को ही अपना स्टूडेंट एक्सेप्ट कर सकता हूँ, इसलिए तुम दोनों में से कोई एक ही साथ में चल सकता है। ये सुनने की देरी थी कि वांग के बगल में जो खड़ा उसका साथी था वो वांग को सीधे खाई में धकेलते हुए कहता है कि मर जाओ तुम, मैं यहाँ पर बनूंगा इमोर्टल। और हम देखते हैं यहाँ पे वांग जो होता है वो चिल्लाते हुए उस खाई से गिरते हुए सीधे एक नदी में डूब जाता है और धीरे धीरे कर अपने अभी ओरिजिनल एज में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसकी दम घुट रही होती है और इस तक आवाजें आ रही होती हैं कि जब भी तुम यहाँ पर अपने आप को लेवल अप करना चाहोगे तो यह स्वाभाविक नेचर का नियम है कि तुम्हें उस हार्ट को भी पैदा करना होगा और उस क्रुएलिटी को भी, जिसके सहायता से तुम अपनी कल्टीवेशन के पाथ को खोल पाओगे और आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि यहाँ पर हर जगह पर तुम्हें ऐसी मुसीबतें मिलते रहेंगे। और हम देखते हुए इमोर्टल कहता है कि सिर्फ फाइट करके ही तुम यहाँ पर अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो, सिर्फ फाइट करके। और यह सपना खत्म होते के साथ ही वांग जग जाता है और जोर जोर से हाँफने लगता है और हाँफते हुए फिर परेशान होकर कहता है कि डैम इट, यह फिर से सपना वही था जो मैं अक्सर देखा करता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि अभी सुबह भी नहीं हुई होती है, रात ही होती है और वांग उठकर अपने कमरे से बाहर निकलते हुए कहता है कि काफी देर तक मैं सोता रहा हूँ आज, लेकिन अभी तक जो बिग ब्रदर और सेकंड ब्रदर थे वे वापस अपने डॉर्मेट्री में अभी तक आए क्यों नहीं है। और वह वहां से निकलकर अपने बाहर एक बंदे को देखकर कहता है कि हे जूनियर ब्रदर, क्या तुमने यहाँ पर सीनियर ब्रदर लिंक को देखा है? तो हम देखते हैं वह जो बंदा होता है वो अपने माथे को घुमाते हुए कहता है कि लिंक को नहीं देखा। और फिर हम देखते हैं अचानक से वो अपने सर को और भी जोर जोर से धुनने लगता है और कहता है नहीं देखा, नहीं देखा, नहीं देखा। और हम देखते हैं अचानक उसकी गर्दन में क्रैक आ जाती है और उसकी गर्दन जो होती है वह टूटकर वहीं पे जमीन पर टप्पा खाने लगती है। उसके गर्दन को ऐसे टूट कर गिरते हुए देख वांग तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं उसकी जो खोपड़ी वहां पर गिरी होती है और उसकी बॉडी जो कि जोम्बी की तरह करते हुए आगे की ओर बढ़ रही होती है, तभी अचानक से हम देखते हैं कि उस जोम्बी की बॉडी और उसका हेड दोनों ही टप्पा खाते हुए वांग को पकड़ने के लिए बढ़ रहे होते हैं, जिसे देख वांग भागते हुए कहता है कि नो, यह तो एक किसी तरीके का मॉन्स्टर अटैक है। और हम देखते हैं उस खोपड़ी को जो कि बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा होता है और पागलों की तरह हंस रहा होता है और हंसते हुए वांग को यहाँ पर टक्कर मारकर वहां पर मारने की कोशिश कर रहा होता है। बट जब वांग भी वहां पर टकराता है तो उसे फील होती है और वह कहता है कि डैम इट, यहाँ चारों ओर एक विंड का डोमेन बना हुआ है जो कि यहाँ पर एक बैरियर की तरह काम कर रही है और मैं इस जगह से, इस डोमेट्री से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सकता हूँ। और हम उस खोपड़ी को देखते हैं जो वाव 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 करके वांग का पीछा कर रहा होता है। और हम देखते हैं यहाँ पर वांग जो होता है अपने जो स्कीवाई सोल्स को, जो पिल्स को इकट्ठा किया होता है फेंग को मारने के बाद, उन दाव पिल्स को यहाँ पर एक्टिवेट कर उन्हें फोड़ते हुए कहता है उनकी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए कि चले जाओ, मुझसे दूर हो जाओ गंदे खोपड़ी। और यह कहकर एक जोरदार किक सीधे उस खोपड़ी पर दे मारता है और हम देखते हैं उस किक की वजह से वह खोपड़ी सीधे जाकर अपनी बॉडी से टकराती है। बट जब वांग नोटिस करता है तो वह देखता है कि उस खोपड़ी ने उसके पैर की एक चमड़ी के बड़े हिस्से को उखाड़ लिया होता है। और फिर वांग दर्द में खुद को किसी तरीके से संभालता है और दूसरी ओर हम देखते हैं कि वह जो बॉडी होती है वह अपने हेड को एक हाथ से पकड़ती है और उसके पीठ पर एक और हेड होती है और जो कि कह रही होती है कि जियांग वांग, तुम्हारा जो पैर है वह वाकई में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तुम्हारी जो मेरिडियंस है वह ओपन हो चुकी है ना। और हम देखते हैं जियांग वांग के मांस के टुकड़े को चबाते हुए और अपने खोपड़ी को सेट करते हुए कह रहा होता है कि लेकिन ये स्वादिष्ट है, एक कल्टीवेटर जिसने अपने मेरिडियंस को ओपन किया हुआ है उसकी मांस सचमुच में स्वादिष्ट है, मैं और भी खाना चाहता हूँ। चबाऊंगा। और हम देखते हैं तभी यहाँ पर उस तरीके से हरकतें करते हुए देख और उसको वांग की ओर आते हुए देख वांग अपने मन में कहता है यह तो लाशों को कंट्रोल करने वाला एक मॉन्स्टर है, मैं उसकी ताकत का मुकाबला बिल्कुल भी अभी नहीं कर सकता हूँ। और यह सोचकर वह भागते हुए कहता है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से भागकर निकलना होगा और किसी तरीके से अपने इनर डोर के ब्रदर्स को इसकी सूचना देनी होगी, क्योंकि यहाँ पर आउटर डोर में कोई मौजूद नहीं है जो उसका मुकाबला कर सकता है। और हम देखते हैं जैसे वो भागने की कोशिश करता है तो वापस से उसी बैरियर से जाकर टकरा जाता है और टकराते हुए कहता है कि डैम इट, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हूँ और ना ही मैं यहाँ से अपनी आवाज को बाहर की ओर भेज सकता हूँ और ना ही यहाँ से खुद निकल सकता हूँ। आखिरकार मैं ऐसी स्थिति में क्या करूँ जो इस जगह से निकल सकूँ? अभी वो अपने एक और डाउ एसेंस को एक्टिवेट करता है और उसकी एनर्जी को यूज करते हुए उस बैरियर को तोड़कर किसी तरीके से बाहर निकलता है और बाहर निकलने के साथ जमीन पर टप्पा खाते हुए दूर की ओर जाकर गिरता है, खुद को संभालता है। तैसे इस तक आवाज आती है कि बुरा नहीं था जूनियर ब्रदर। और हमें दिखाया जाता है उसके सामने एक और बंदे को जिसने यहाँ पर मुंगली की तरह, मतलब जंगली बंदा लग रहा होता है और काफी अच्छा शॉल ओढ़ा होता है जो कि इसे प्योर जंगली व्यक्ति बना रहा होता है।
जो कि काफी सिंसियर होकर कह रहा होता है कि तुम वास्तव में जानते हो कि आखिरकार बैरियर्स को किस तरीके से अपने डाउ एसेंस के पावर के साथ तोड़ा जाता है। और हम देखते हुए कहता है कि यहाँ से अब बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं इन चीजों को संभाल लूंगा। और ये बता दो, यह इनर डोर का स्टूडेंट है जो कि यहाँ पर एडमिशन लिए हुए इसके 3 साल बीत चुके हैं और ये इसका नाम ली है। और हम देखते हैं यहाँ पर ली के बगल में तब तक यहाँ पर हेडमास्टर भी पहुंच चुका होता है, क्योंकि उसने भी यहाँ पर इन सभी चीज़ों को नोटिस कर लिया होता है। और वह कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाकर यहाँ पर बाकी चीज़ों के एनजीओ का इन्विटेशन करो, मैं यहाँ पर इन चीज़ों को संभालता हूँ। और हम देखते हैं यहाँ सुनने के साथ यहाँ पर वांग कहने लगता है कि डीन आप भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर एक मॉन्स्टर है जो कि लाशों को कंट्रोल करता है, मेरे ख्याल से उसने यहाँ आउटर डोर के काफी सारे स्टूडेंट्स को भी मार डाला है और उसकी जो पैर होती है वह दर्द कर रही होती है। तो डीन उसकी ओर एक एनर्जी का फ्लो भेजते हुए कहता है कि तुम्हारा ये टीचर इन सभी चीज़ों को जानता है। और हम देखते हैं वहाँ पर एक पॉइजन को एब्जॉर्ब करने वाली ग्रास को भेजता है, जो कि सीधे वांग के पैर में जाकर वहाँ की एनर्जी को खींचने लगता है जहाँ पर उस मॉन्स्टर ने काटा होता है। और उस जगह से एक अजीब से चीज को निकालने लगता है, जो कि उस मॉन्स्टर ने काटने के साथ एक अपना बीज भी उसके अंदर छोड़ दिया होता है, जो कि बाद में इसे बहुत दिक्कत करता है। और इन चीजों को देखकर वांग कहता है कि ओ नो, मैंने तो इन चीजों को बिल्कुल भी महसूस भी नहीं कर पाया, मैं जान भी नहीं पाया कि उस लाश ने मेरे अंदर कब से इस पॉइजन को छोड़ रखा था। और फिर हम देखते हैं डीन कहता है कि यहाँ पर इस तरीके से अनऑर्थोडॉक्स तरीके से यहाँ पर मेरे मेडिट्री में मतलब कि मेरे एरिया में घुसना और मेरे स्टूडेंट्स को किल करना, आखिरकार वैसे करने की उसकी हिम्मत कैसे हो गई। और वह वहां पर अपने दांत को पीसते हुए कहता है कि लगता है ये लोग डोंग हा यानी कि मुझे बहुत कम आंकने की कोशिश कर रहे हैं। और यह कहने के साथ ही वो अपने हाथों को सीधे जमीन में गाड़ देता है और अपने उन ग्रास पावर्स का इस्तेमाल करते हुए कई सारे ग्रास लताओं को निकालते हुए सीधे उस जोम्बी बॉडी के पीछे लगा देता है। वह जोम्बी बॉडी भाग रही होती है और वह पीठ वाली बॉडी कर रही होती है फेस की। मैंने वास्तव में यहाँ पर लगता है डोंगा को गुस्सा दिला दिया है, वह जल्दी से हमारा यहाँ पर पीछा कर रहा है। तो दूसरी खोपड़ी कहती है तो अब क्या करें। और हम देखते हैं वह बॉडी अपने उस खोपड़ी को पकड़कर दूर की ओर फेंकते हुए कहती है कि आगे तुम जाओ और जाकर खबरों को पहुंचाओ। तो यह सुनकर वह दूसरी खोपड़ी कहती है अच्छा ठीक है। और हमें दिखाया जाता है कि उन लताओं के बीच में वह बॉडी जो होती है जोम्बी बॉडी वह पकड़ी जाती है। और इधर से यह दूसरी खोपड़ी भागते हुए अपने मन में कर रही होती है डोंगाओं को यहाँ पर बिल्कुल भी कम नहीं आंका जा सकता है, वह हमें पकड़ने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ेगा, वह अपनी हर तरीके से बेहतर कोशिश करने वाला है। और हम देखते हैं कि उस बॉडी को यहाँ पर डोंगा ने पकड़कर अपने उन लताओं के बीच में जकड़ कर चपटा कर दिया होता है, जिससे उसकी खून की छींटें निकलती हैं। और दूसरी ओर यह जो खोपड़ी होती है टप्पा खा खाकर बस भाग रही होती है और भागते हुए अपने मन में कहती है कि खैर मैंने खुफिया जानकारी प्राप्त कर ली है जो मुझे यहाँ से प्राप्त करना था। और एक चीज यह भी पता चला है कि यहाँ पर दाऊ का बेटा यहाँ पर मौजूद है और साथ में यहाँ पर वह कुछ खास लेवल पर पहुंचा नहीं है, बस वह अभी अभी मेरिडियंस को ओपन किया हुआ है। और हम देखते हैं कि वह खोपड़ी जैसी वहां से भागने वाली होती है वैसे ही यहाँ पर एक जोरदार ग्रास पंच आकर इसके थोबड़े पर लगता है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर यह एरिया से बाहर निकलने वाला ही होता है, लेकिन यहाँ के एरिया के गेट से भी प्रिंसिपल के दो मतलब ग्रास हैंड निकलते हैं, जो कि यहाँ पर उस खोपड़ी को जोरदार दे दनादन मुक्के मारकर दूर की ओर फेंक देता है। और वह जो खोपड़ी होती है वह दूसरी ओर जाकर गिरते हुए अपने मन में कर रही थी और नो, भले ही यहाँ पर वह बहुत दूर में मौजूद है डूंगा, लेकिन वह अपनी एरिया को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकता है। हम देखते हैं कि वह खोपड़ी दूर जाकर गिरती है उससे पहले ही उस ग्रास से एक फ्लावर खिलती है, जो कि उस खोपड़ी को अपने अंदर निगलने के लिए चबाने लगती है, पकड़ लेती है। और प्रिंसिपल भी उसके सामने पहुंचते हुए कह रहा होता है कि तुम साले तुच्छ जीव, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डोंगा के एरिया में आकर इस तरीके से जंगली तरीके ढंग से यहाँ पर एक्ट करने की और खुलेआम मेरे स्टूडेंट्सों को हार्म करने की। और हम देखते हैं जो प्रिंसिपल होता है वह गुस्से में डार्क लुक दे रहा होता है, उसे कह रहा था बोलो आखिरकार तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है। तो वह खोपड़ी हंसते हुए कह रही होती है "ही, मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, यहाँ पर मेरे सामने ते आओ तो मैं तुम्हें बताता हूँ। और हम देखते हुए अजीब तरीके से हंसते हुए बोल रही होती है और साथ में उसकी खोपड़ी यहाँ पर अजीब तरीके से फूलते जा रही होती है और कह रही होती है कि जरा मेरे करीब तो आओ तो मैं तुम्हें बताऊं, मैं तुम्हें अपने साथ पताल में लेकर जाऊंगा उसके बाद में बताऊंगा। और हम देखते हैं प्रिंसिपल उसकी हरकतों को समझ जाता है, इसलिए उस ग्रास को ऑर्डर दे देता है उसे निगलने के लिए। और जैसे उस ग्रास जो होती है उसे निकलती है वैसे ही वह जो खोपड़ी होती है वह ब्लास्ट कर जाती है, जिससे वह फ्लावर अपने अंदर मतलब कि एब्जॉर्ब करके रख लेती है, उस अटैक को उस प्रेशर को बाहर नहीं आने देती है। और हम देखते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल कहता है कि मेरे जुआंग नेशन में आना और यहाँ पर आकर इस तरीके से एक्ट करके मेरे स्टूडेंटों को फार्म पहुंचाना, वो भी मेरी एकेडमी में, इन चीज़ों को करना इतना भी आसान तुम्हें नहीं पड़ने वाला है। जिसने भी इन चीज़ों को किया है मैं उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देने वाला हूँ। और प्रिंसिपल वहां से निकलते हुए कह रहा होता है कि एकेडमी में सभी चीज़ों की जांच करो, मैं यहाँ से सिटी लॉर्ड के पास जा रहा हूँ ली, इसलिए बाकी सभी कामों को मैं तुम पर छोड़ता हूँ। तो हम देखते हैं वहाँ पर जो सीनियर ली होता है वह कहता है ठीक है, मैं आपके आज्ञाओं का पालन करूंगा। और हम देखते हैं वांग यहाँ पर प्रिंसिपल की ताकत को देखकर हैरान हुआ होता है, कहता है कि जो हमारा प्रिंसिपल है ना वह 5 टीयर के पावर हाउस को होल्ड करते हैं, वह इतने ताकतवर हैं, आखिरकार भविष्य में उनके जितना कब पहुंचूंगा तब का कम उतना ताकतवर बन पाऊंगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पर इसके सामने बगल में एक हाथ बढ़ रहा होता है, जो कि यहाँ पर रुचेंग का होता है। रुचेंग उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि ब्रदर, बट ब्रदर। और हम देखते हैं उसे इस तरीके से डराते हुए देख यहाँ पर वांग कहता है तुमने मुझे डरा दिया था, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हम देखते हैं रुचेंग कहता है कि अरे यार मैं तुम्हें किस तरीके से चीजों को जिक्र करूँ, पूरे दिन मैं फ्रेग्रेंस टावर में बैठा रहा लेकिन मिस मियाऊ कभी मुझसे मिलने ही नहीं आई। और वह उसके कंधे पर अपने सर को पटक कर रोते हुए कह रहा होता है मैं स्पष्ट रूप से सुंदर हूँ, धनी हूँ, इतना पावरफुल हूँ, इसके बावजूद भी वह मुझसे मिलने नहीं आई, आखिरकार मैं क्या ही करूँ।
तो यहाँ पर वांग कह रहा होता है कि वह जरूर बहुत ही बिजी होगी इसलिए तुमसे मिलने नहीं आई। लेकिन तुम मुझे पहले ये बताओ कि बिग ब्रदर और सेकंड ब्रदर को तुमने देखा है, वे अभी तक अपने डॉर्मेट्री में वापस नहीं लौटे हैं। तो यह सुनकर वह कहता है उसे पकड़कर वहां से ले जाते हुए कि मैं जानता हूँ कि मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि आखिरकार वे लोग कहाँ गए होंगे। तो यहाँ पर चलो मेरे साथ। और वहाँ बाकी बच्चे भी पहुंच चुके होते हैं जो कार्य होते हैं। तुमने सुना है यहाँ पर एक बॉडी को कंट्रोल करने वाला मॉन्स्टर आया था जिसने यहाँ कई सारे स्टूडेंट्सों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन डीन सही समय पर आकर सारी कार्रवाइयों को करते हुए उस मॉन्स्टर को मार डाला। और फिर हमें दिखाया जाता है कुछ समय बाद का सीन जहाँ पर ये लोग वांग और रुचेंग पहुंच चुके होते हैं। और रुचेंग जो होता है वह कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर फेंग फैमिली के लोगों ने यहाँ पर पेंगजू का बॉडी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया उसकी हरकतों को जानने के बाद। इसलिए मेरे ख्याल से सेकंड ब्रदर और फर्स्ट ब्रदर बिग ब्रदर वे वहीं पर आए होंगे उसकी बॉडी को श्रद्धांजलि देने के लिए। और हम लोग देखते हुए लोग सचमुच में वहाँ होते हैं। और रुचेंग कहता है कि आप जैसा कि देख सकते हैं मैंने उम्मीद किया था। तभी हम देखते हैं जो लिंग होता है वह पीछे की ओर पलटकर कहता है कि रुचेंग और वांग आखिरकार तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर रुचेंग उसकी ओर आते हुए कहता है कि इस दुनिया में केवल एक ही चीज है जो कभी नहीं बदलती है, वो है ये हमेशा बदलती रहते हैं वाली फितरत। मतलब कि हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव होते रहती है। और अक्सर भाई जो आप है यहाँ पर तलवारबाजी का अभ्यास करने के लिए आते थे इसके साथ, इसलिए मैंने अनुमान लगाया कि आप यहीं पर मौजूद होंगे। तो यहाँ पर लिंग जो होता है वह वांग से कहता है कि पेंगजू जो था वह मेरे मुसीबत में एक बार मदद किया था, इसलिए मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकता था कि उसके लाश को जंगल में ना छोड़कर किसी एक अच्छी जगह पर दफना दूं। वह हालांकि दोषी था, लेकिन मैं इसके लिए अब क्या ही करूं, मैं इतना सा तो कर ही सकता था। तो यहाँ पर जो वांग होता है वह कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं होता तो बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि उसने जो हरकतें की हैं वह कभी माफ नहीं करने लायक थी। हम अब कोई छोटे बच्चे नहीं हैं जो इस तरीके से हर एक करे, और ना ही मैं उस तरीके से उसके साथ कोई गहरी भावनाओं को भी रखता था। इसलिए उसके साथ संबंध तोड़ना या निर्माण करना अब उसकी हरकतों पर ही निर्भर करती थी। जो उसने जैसा किया उसे भुगता। हम देखते हैं यह सुनकर जो लिंग होता है वह कहता है हाँ यह भी तुरंत बात है, सच बात है। तो फिर वह कहता है कि लेकिन जैसा कि रुचेंग ने कहा भविष्य में कई परिवर्तन होते रहती हैं जो कि कभी नहीं बदलती है, वो है परिवर्तन होना। हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहती हैं, तो जिसे मैं एक्सेप्ट कर हमें बस आगे बढ़ना चाहिए। तभी हम देखते हैं पर जो रुचेंग होता है वह सेकंड ब्रदर डू को छेड़ने के लिए जाते कहते हैं अरे रे रे देखो तो, मैंने तो ये चीज देखा ही नहीं, सेकंड ब्रदर को तो देखो वह बच्चे की तरह रो रहा है। हम देखते हैं सुनकर डू कहता है चू रुचेंग तू चुप रहेगा बदबूदार आदमी, जल्दी मुझसे दूर हो। और यह कहकर वह उसके पीठ पर एक जोरदार किक मारते हुए कहता है मैं तुम्हें आज यहाँ पर मार डालूंगा। रुचेंग कह रहा था थर्ड ब्रदर बचाओ मुझे, यह गधा मुझे आज मार डालेगा, सचमुच में मार डालेगा, ब्रदर लिंग बचाओ। और हम देखते हैं यहाँ पर जो लिंग होता है वो आगे की ओर बढ़ते हुए कहता है कि हालांकि हम अपनी इच्छा अनुसार चीजों को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन एक हल्की सी हवा पहाड़ की चोटी पर बाहर ला सकती है, मतलब कि एक अच्छा मौसम बना सकती है, इसलिए कुछ ना कुछ अच्छा भी होगा। और वह कहता है कि जब तक हम अपने दिल में एक दूसरे के लिए एक ट्रू फीलिंग को रखते हैं और सम्मान के साथ और शांतिपूर्वक के साथ एक साथ आगे बढ़ते हैं, तब तक हमें कोई नहीं अलग कर सकता, ना ही तोड़ सकता है, क्यों है ना थर्ड ब्रदर। हम देखते हैं सुनकर जो वांग होता है वह कहता है कि एक ट्रू प्योर हार्ट के साथ आगे बढ़ना, जिसे हम एक अनबिलीजिबल बात पर चल सकते हैं। और वह फिर कहता है कि हाँ बिल्कुल। और यह कहकर वह सामने की ओर देख रहा होता है और कुछ यादों को याद करता है जहाँ पर ये लोग पहले के समय में खेला करते थे इसी रिवर में। और वहाँ जहाँ पर कह रहा होता है रुचेन की जियांग वांग आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा एक्ट करने की, बड़े भाई मुझे बचा लो। और यहाँ पर वांग कह रहा होता है कि सेकंड ब्रदर उसे पकड़ कर रखो, मैं तुम्हारी मदद करने आ रहा हूँ, मैं उसके पैंट को उतारूंगा। और हम देखते हैं यहाँ से जो लिंग होता है वह कह रहा होता है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ रहा हूँ। यहाँ पर शोर मचाने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी रुचेन के फेस पर नहीं मारेगा, कोई भी उसके सुंदर चेहरे को खराब नहीं करेगा। और यहाँ पर इसी तरीके से आवाजें गूंज रही होती है कि मैं अगले जन्म में जाओ तुम लोगों का ब्रदर नहीं बनता हूँ, तुम लोग ऐसे हरकतें करोगे तो मैं तुम्हारा ब्रदर नहीं बनूंगा। तो तीसरी ओर से उसे हंसाते हुए कह रहा था अच्छा अच्छा हमारे ब्रदर नहीं बनोगे, वो भी अगले जन्म में, और हु करके हंस रहे होते हैं। और इस तरीके की आवाजें गूंज रही होती है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम एक अजीब से गेट को देखते हैं और फिर हमें कुछ मकड़ी के जाले और एक लेडी के हैंड को दिखाया जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि एक टूटी फूटी झोपड़ी के पास एक टेबल पर एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई होती है। और हमें दिखाया जाता है उसके सामने जो गेट होता है वहां से कोई आते हुए कह रहा होता है क्या मैं एक चीज कर सकता हूँ। और हमें दिखाया जाता है एक सूखी हड्डी को जो कि यहाँ पर अपने रुमाल को लेकर खांसते हुए कह रहा होता है क्या तुम्हें बातचीत करने के लिए ऐसी ही जगह मिली थी, तुम्हें कोई और सुंदर जगह नहीं मिल पाई, या कितना ज्यादा गंदा है। और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि यह जो है इन भोए व्हाइट बोन है। और इस व्हाइट बोन को देखकर यहाँ पर वह जो लेडी होती है वो अपने ओंठों पर अपनी उंगलियों को फेरते हुए कहती है कि क्या कहा तुमने, एक गंदा प्लेस, अंदर तो आओ, तुम्हें मालूम है मैंने इस जगह को खोजने के लिए 10 बार इस नेशन को नाप लिया है और यह जगह सबसे परफेक्ट और साफ सुथरी है बातचीत करने के लिए। और वह कर रही होती है तुम्हें मालूम है यह क्यों है, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड फेमस गुआंगली की मृत्यु हुई थी, मैं यहाँ पर अभी भी उसके ऑरा को महसूस कर सकती हूँ, क्या तुम इस चीज को फील कर सकते हो। और हम देखते हैं यह सुनकर जो वह व्हाइट हड्डी होती है वह कहती है कि चलो यहाँ पर काम पर लग जाओ। मेपलवुड सिटी के सिटी लॉर्ड जो हैं वह यहाँ पर काफी एक्टिव हो चुके हैं और वह काफी होशियारी तरीके से काम कर रहे हैं। और यहाँ पर परेशानी पहले से कम थी, जो यहाँ पर डोंगहा को भी शिफ्ट कर दिया गया है इसी नेशन में। हम यहाँ पर अब किसी भी तरीके से जल्दबाजी से उन बच्चों को ना ही मार सकते हैं, ना ही उन्हें किडनैप कर कर अपने लिए उपयोग में ला सकते हैं। ऐसे स्थिति में आखिरकार हम धीरे धीरे अपनी चीजों को, अपने कार्यों को किस तरीके से सफलता के रास्ते पर लेकर जा पाएंगे।
क्या हमें वहाँ पर कोई और तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए और डायरेक्ट उन लोगों को जाकर पकड़ कर मारना चाहिए? तो हम देखते हैं सुनकर वह लेडी अपने हेयर पिन को निकालते हुए उस को सुखी खोपड़ी के गर्दन की ओर करते हुए कहती है कि क्या कहा तुमने? तुम चाहते हो कि डायरेक्ट जाकर उन कल्टीवेटर स्टूडेंट्सों को पकड़ना, वो भी बिना किसी चीज़ की जाँच किए? क्या तुम यहाँ पर मौत की तलाश में हो? क्यों ना तुम इससे अच्छा खुद यहाँ पर थंडर को अपीयर कराकर अपने आप को राख में बदल लो। वह तुम्हारे लिए एक आसान मौत होगी, जो डायरेक्ट उन जाकर कल्टीवेटरों को पकड़ना या फिर सिटी लोड के उन कल्टीवेटर सैनिकों को पकड़ना और अपने लिए यूज़ करना। या बेहतर नहीं होगा कि तुम यहाँ पर खुद ही अपने आप को मार लो? वही सबसे अच्छा निर्णय होगा। फिर वह पलटकर वहाँ से जाते हुए कहती है कि इससे पहले कि हम उस दाऊ चाइल्ड को खोज पाएँ, हमें यहाँ पर हर एक काम को बहुत ही सफाई तरीके से करना होगा। एक भी गलत कदम और हम उस दाऊ चाइल्ड से बहुत दूर हो जाएँगे और हमारी ग्रेट योजनाएँ बर्बाद हो जाएँगी। क्या तुम इसके बाद इन प के परिणामों को सह पाओगे? तो वो व्हाइट हड्डी अपने गर्दन को पोंछते हुए कहती है कि यहाँ पर बलिदान तो देना ही पड़ेगा। आखिरकार अब हम अपने काम को कैसे करें? अब बलि चढ़ाने के लिए यहाँ पर तो कोई भिखारी भी नहीं बचा है, जिसे हम मारकर अपने काम को कर सकें। तो यह सुनकर यह लेडी यहाँ पर अंगड़ाई लेकर जाते हुए कहती है कि दूसरों को यहाँ पर गुमराह करके उन्हें छलावे में लाकर अपने बलि के लिए उपयोग करना ज़्यादा आसान है। मेरे पास एक और योजना है, फिलहाल हमें उसी से काम करने चाहिए। आज रात के लिए इस चीज़ को मैं कंफर्म करती हूँ। और फिर वो वहाँ से जाते हुए कह रही होती है कि और क्या तुम्हें पता है कि इस खंडर टेम्पल के सभी भिखारियाँ जो थे वह मरे नहीं हैं। वह दरअसल मेपलवुड सिटी के टाउ टेम्पल में एक जगह पर जाकर छुपे हुए हैं। अगर तुम वहाँ पर जाकर खोजो तो कुछ और बंदे मिल सकते हैं। और वह फिर सुनकर हड्डी कहता है कि मुझे एक भिखारी के जीवन नहीं में कोई इंटरेस्ट है, बल्कि मुझे एक अच्छा कल्टीवेटर के लाइफ में इंटरेस्ट है। फिर वो वहाँ से गायब होते हुए कहता है कि मैं आपको पहले ही एक सलाह देना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर जिस तरीके से एक्ट कर रही हो ना और कामों को जल्दी-जल्दी नहीं निपटा रही हो, तो इस तरीके से लापरवाही काम करने की वजह से वह दाऊ चाइल्ड भी तुमसे छूट जाएगा, फिर तुम उसे कभी प्राप्त भी नहीं कर पाओगी। तो ये सुनकर वह लड़की उदास हो जाती है, कहती कि क्या कहा तुमने? क्या वह मुझे बिल्कुल भी पहचान नहीं पाएगा? क्या मैं उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं कर पाऊँगी? वह मुझे कैसे नहीं पहचानेगा? वह सालों तक मैंने उसके यहाँ पर इंतज़ार में खुद को हिफाज़त से रखा है, इसलिए इतने इस इंतज़ार को मैं इस तरीके से बर्बाद होने तो नहीं दे सकती हूँ ना। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, पता नहीं इन लोगों के बीच में किसी दाऊ चाइल्ड का डिस्कशन चल रहा है जिसको इन लोगों को पकड़ना है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर स्कूल का सीन जहाँ पर बातें चल रही होती हैं कि क्या यहाँ पर जो दाव है वह सबका खाली पड़ा हुआ है? मतलब कि जो किवाई एनर्जी है वह सबकी खाली पड़ी हुई है। और यहाँ पर एक बूढ़ी बता रही होती है कि अफ़सोस की बात यह है कि तुम लोगों ने अभी तक कल्टीवेशन के किसी पाथ पर अच्छे तरीके से कदम भी नहीं रखा है। तुम अभी उन उलझनों को सुलझा रहे हो जिससे तुम यहाँ पर अपने उस दाव पाथ पर चल पाओगे। अभी तुम लोगों ने वास्तविक तौर पर यहाँ पर किसी मूर्ति पर लगे धूल को भी झाड़ना प्रारंभ नहीं किया है। इस तरीके से तुम्हारा अभी कल्टीवेशन लेवल है, क्योंकि किसी ने यहाँ पर अभी तक अपने मेरिडियंस को ओपन नहीं किया है। केवल यहाँ पर वांग है और इसके अलावा एक और कोई स्टूडेंट है जिसने ओपन किया हुआ है। और हम देखते हैं यहाँ पर इस क्लास में ये जो डू होता है वह मस्त सो रहा होता है, रूचेंग उसे छेड़ रहा होता है पंखे से। और हम देखते हैं यहाँ पर जो वह बूढ़ी दादी होती है वह यहाँ पर दाव एकेडमी की उपाध्यक्ष है और वह बता रही होती है कि आप सभी के आंतरिक मतलब कि इनर कोर में डाउ मेरिडियंस जो प्रकट होती हैं वह केवल यहाँ पर आपके रक्त की वायु को बेहतर बनाने के लिए नहीं, बल्कि आपको एक असीमित शक्ति प्रदान करने की भी कार्य करती है। केवल जब आपके डाउ मेरिडियंस प्रकट हो जाते हैं और डाउ एसेंस को जब आप इकट्ठा करने लगते हैं और एक चैनल में जाकर उसे अच्छे तरीके से फ़िल्टर कर अपनी बॉडी में प्रवाहित करने लगते हैं, तो आपकी जो मेरिडियंस है वह आपकी आपके रीढ़ के हड्डी के पीछे मतलब बीचों-बीच उत्पन्न होती है। वह यहाँ पर एक इस तरीके की टहनी की काम करती है जो पूरे पेड़ को सँभाल कर रखती है। वह इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि आपके पूरी बॉडी को एक नई ऊर्जा प्रदान करती है। और इस तरीके से करके आप एक अच्छे और पावरफुल व्यक्ति बन जाते हैं आम लोगों से। तो कोई यहाँ पर मुझे बता सकता है कि आखिरकार यहाँ पर कल्टीवेशन के क्या-क्या लेवल हैं? तो हम देखते हैं यहाँ पर ये सुनकर जो सबसे बिग ब्रदर होता है, वह बताता है कि हाँ, यहाँ पर जो कल्टीवेशन के लेवल है वह 9 लेवल है। जिनमें से सबसे वीक लेवल मतलब स्टार्टिंग लेवल है वह 9th रैंक वंडरिंग वेन्स रियलम है, 8th रैंक झाओसू रियलम है, 7th रैंक टोंगसान रियलम है, 6th रैंक टेंगलोंग रियलम है, 5th रैंक इनर प्लेस रियलम है, 4th रैंक आउटर ब्लडिंग रियलम है, 5th रैंक पे डिवाइन रियलम है और सेकंड लेवल पर केव ऑफ ट्रूथ रियलम है और सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्ग फर्स्ट लेवल पे जो कि यान डाओ रियलम है। और फिर हम देखते हैं इन सभी चीज़ों को बताने के साथ वह कहता है कि मैं अभी तक कल्टीवेशन के इतने ही लेवल्स को जानता हूँ। तो ये सुनकर वह बुढ़िया कहती है कि हाँ, बिल्कुल नहीं, बुरा नहीं है। तुमने यहाँ पर अभी तक के सुने हुए सभी 9 लेवलों को अच्छे तरीके से बताया है और इन्हें प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। जब तक आप अपने दाव स्पाइरल को एक्टिवेट नहीं कर लेते हैं, मतलब कि अपने रीढ़ के हड्डी के बीच में जो एक स्पाइरल कोड होता है ना, उसे एक्टिवेट कर अपनी बॉडी के पावर को बढ़ाना। फिर यहाँ बुढ़िया एक कल्टीवेशन के बारे में बताते हुए कहती है कि इसके साथ-साथ यहाँ पर आपके पास कई सारे कल्टीवेशन मेथड भी होते हैं, जो कि आपके पावर गैप्स को यहाँ पर कवर करने की काम आती है। और यहाँ पर ऐसे कई सारे टेक्निक्स हैं, जो कि आपके दाव
क्यूआई एसेंस पर डिपेंड करती है कि आप भविष्य में कितने स्ट्रॉन्ग बनते हैं, क्योंकि आपके पास जितनी अधिक मात्रा में दाव एसेंस होंगी, आप उतनी अधिक ताकत के साथ उन टेक्निक्स का उपयोग कर पाएंगे, क्योंकि हर एक टेक्निक का उपयोग करने के लिए क्यूआई एनर्जी की एक सफिशियंट मात्रा की आवश्यकता होती है, तो उतनी तुम्हारे पास होनी चाहिए, तभी जाकर तुम उन हायर लेवल के टेक्निक्स का भी उपयोग कर पाओगे और अपने से पावरफुल बंदे को भी हरा पाओगे। दूसरी ओर हम देखते हैं यहाँ पर जो रूचेंग और वो डू होते हुए आपस में लड़ रहे होते हैं, और यहाँ पर दूसरी ओर ये लोग क्लास कर रहे होते हैं शांति से, और वांग उन्हें दूर धकेल रहा होता है, और इस बुढ़िया को भी इन सभी चीजों का ध्यान होता है, और वह कहती है कि जब तक आप मेरिडियंस के कम से कम 4 चरणों को पूरा नहीं कर लेते हैं, तब तक आप एक औसत व्यक्ति से 2 गुना या फिर 3 गुना या फिर यूं कहूँ तो 10 गुना पावरफुल नहीं बन सकते हैं, क्योंकि पावरफुल तो कई सारे लोग अपने बॉडी को करके कुछ लेवल के बंदों को भी टक्कर दे सकते हैं, लेकिन आपको रियल पावर तब मिलती है जब आप कम से कम 4 टीयर को भी क्रॉस कर लेते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर वो बुढ़िया उन दोनों को पंच मारकर, एक बादल की पंच मारकर दूर फेंक दी होती है, और वह कह रही होती है कि दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो जब आप प्रतिदिन लगन के साथ अपने ब्रेथिंग टेक्निक्स का उपयोग करके अपने बॉडी के अंदर की वायु को इकट्ठा करते जाते हैं, तो वह आपकी शक्ति को बढ़ाते जाती है, और हर एक लेवल में मतलब कि 9th लेवल से फिर 8 लेवल में पहुंचने में आपकी मदद करती है। और यह जो टोंगिंग रियलम है जो कि 7th रियलम पर मौजूद है, वह आपको हर एक रियलम के साथ मतलब कि जैसे फर्स्ट लेवल पर है तो 1 रुपया जितना ताकतवर है, जैसे सेकंड लेवल पर जाओगे तो 2 रुपया, लेकिन जैसे तुम थर्ड लेवल पर जाते हो तो उसका 2 गुना हो जाता है 4 रुपया, और फिर उसके ऊपर जाओगे तो फिर 4 का 4 से हो जाएगा तुम्हारा 16 रुपया। मतलब कि इस तरीके से तुम्हारा इतना गुना 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 करके पावर जो होती है वह बढ़ती जाती है, तो हर एक लेवल में काफी बड़ा कल्टीवेशन पावर का गैप होता है। इसलिए जब आप जिस लेवल पर मौजूद होते हैं और उसी लेवल पर काफी लंबे समय तक रहते हैं और अपनी क्यूआई एनर्जी को इकट्ठा करते रहते हैं और अपनी ताकत को बढ़ाते रहते हैं, तो उसके मदद से आपके पास जब हायर लेवल की टेक्निक्स आती है, तो उनका उपयोग करते हुए आप अपने से हायर लेवल के बंदे को भी कर दे सकते हैं एक लिमिट ऑफ टाइम तक। हम देखते हैं इन चीजों को सुनकर वांग कहता है कि लेकिन इन सभी रियलम्स के बीच में हर एक रियलम के अंदर 3 टीयर मौजूद है, जो कि लोअर टीयर, मिड टीयर और हायर टीयर है। जब इन तीनों को हम ब्रेक थ्रू करके पार निकलते हैं, तब जाकर हम असली टीयर पर पहुंच पाते हैं, एक नए रियलम को छू पाते हैं, और हर एक टीयर में तुम्हारी जो ताकत है वह 3 गुनी होती चली जाती है। और इस तरीके से वह कैलकुलेशन बैठा रहा होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो लिंग होता है वह कहता है कि तुम्हें ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जब तुम साल भर कल्टीवेशन कर लोगे तो तुम आसानी तरीके से एक रियलम अपर में पहुंच सकते हो, अगर तुम में मतलब सक्सेसफुल हो जाते हो, अच्छे तरीके से मेहनत करते हो तो यह सुनकर वांग कहता है हाँ हाँ भाई मैं समझ गया, तुम्हारे बताने के लिए धन्यवाद। और यहाँ वांग उन सभी को याद करते हुए कहता है कि आखिरकार जो हमारे हेड मास्टर हैं और उसके अलावे जो वहाँ पर उन वो बंदे थे ग्वांगली और उसके साथ वहाँ पर वह वांग फैमिली का बंदा या तोता वाला बंदा, आखिरकार वे लोग कितने ज्यादा पावरफुल थे, तो उन लोगों ने कितना कल्टीवेशन किया होगा और कितनी सारी एनर्जी को इकट्ठा करके रखा होगा कि वे लोग उस लेवल तक पहुंच पाए। आखिरकार मैं कब उनके जितना ताकतवर हो पाऊंगा, क्या मैं कभी अपने आप को उनके जितना स्ट्रॉन्ग बना पाऊंगा। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो बूढ़ी दादी होती है वह अपने पंखे को घुमाते हुए बादल से किसी तरह के सिंबल को बनाते हुए कहती है कि तो तुम सभी जाकर आज यहाँ पर एक नई बुनियादी टेक्निक को सीखने वाले हो, और उस टेक्निक को सीखने के साथ अपने पावर को बढ़ाते जाओगे। तो यहाँ पर जो वांग होता है वह कहता है कि डाउ टेक्निक उनके भी 3 टीयर होते हैं, जो कि ABC क्लास में बटे हुए होते हैं, और हर एक के साथ आप अपने मतलब कि कल्टीवेशन लेवल के साथ अपने हायर लेवल के बंदे के साथ मुकाबला कर सकते हैं। तो उन आखिरकार टेक्निक्स को आखिरकार हम प्राप्त कहाँ से करेंगे उतने अच्छे बेहतरीन टेक्निक्स। यहाँ पर हम देखते हैं जो रुचिंग होता है कहता है अरे यार थर्ड ब्रदर तुम भी एक गरीब आदमी की तरह बात करते हो, तुम्हारे पास रुपया है तो तुम आसानी से एक डिवाइन लेवल के टेक्निक को भी प्राप्त कर सकते हो। यह सुनकर वांग कहता है हाँ हाँ मैं जानता हूँ आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, लगता है तुम यहाँ पर सचमुच में मुझसे मार खाना चाहते हो जो इस तरीके की बातें मुझसे कर रहे हो, क्योंकि भाई वांग के पास उतना ज्यादा रुपया कौड़ी नहीं है जितना रुचिंग के पास है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर बुढ़िया बताती है कि तुम लोगों को मैं बता दूं, जब तुम यहाँ पर अपने स्पाइरल कोर्स को एक्टिवेट कर लेते हो और किसी डिवाइन टेक्निक को सीखते हो, तो वह डिवाइन टेक्निक जिस लेवल की होती है वह तुम्हें उतनी लेवल की पावर भी देती है। एक बार एक दाव कल्टीवेटर ने अपने पास एक डिवाइन टेक्निक को हायर लेवल की डिवाइन टेक्निक को पाया था और उसे कल्टीवेट किया था, और जब वो उसके पीक तक पहुंच चुका था तो उसके पास इतनी शक्ति आ गई थी कि वह एक छोटे से स्टेट को, छोटे से नेशन को भी खत्म कर सकती थी। तो हम देखते हैं सुनकर वे लोग सीरियस हो जाते हैं, कहते हैं क्या इतनी ताकत की एक छोटे से नेशन को भी बर्बाद कर पाना, वो भी एक डिवाइन टेक्निक की मदद से। तो वह बढ़िया बताती है कि हाँ, तो तुम लोग आज यहाँ से जाओगे और यहाँ से जाने के बाद अपने पास मौजूद कल्टीवेशन टेक्निक का उपयोग करते हुए उसमें महारथी हासिल करोगे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम लोग भी एक दिन अपने आप को इतना पावरफुल बना लोगे जिसके मदद से डिवाइन लेवल के टेक्निक्स को भी प्राप्त कर पाओगे और उन्हें भी सीख पाओगे। तो तुम लोग ऐसा करके हमारे नेशन के गौरव को और भी बढ़ाओगे और हमारी जो नेशन है वह पावरफुल नेशंस के बीच में गिनती में आएगी। तो आज के लिए क्लास यहाँ पर समाप्त होता है, और यह करने के साथ यहाँ पर यह बुढ़िया का क्लास खत्म हो जाता है। इसी के साथ ये चैप्टर भी। तो लाइक शेयर कमेंट एंड सपोर्ट, नेक्स्ट एपिसोड जल्द आएगा।